अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद टुनाइट नदीम मलिक के साथ। कारी ज़ैनुद्दीन का नाम पिछले काफ़ी दिनों से आप अखबारात में भी और इन प्रोग्राम्स के जरिए भी सुन रहे होंगे। पाकिस्तान के इन ट्राइबल एरियाज़ में या अफगानिस्तान के अंदर जहां पर भी कबायली कल्चर जो है बहुत ज़्यादा रवाज पा चुका है या मजबूत है, वहां पर इसी तरीके की कोशिशें माजी में भी होती रही। जब अफगानिस्तान का जिक्र देखें तो करजाई साहब के अपने भाई अब्दुल हक, उनका भी एक टांग ठीक नहीं थी जब वो चल रहा था अमेरिका का किस्सा कि अफगानिस्तान के ऊपर से कैसे तालिबान और अलकायदा को हटाना है, तो वो भी गए थे बंदूक लेकर के मैं कब्जा करूंगा, और तालिबान ने उनको आगे से मार दिया था। पाकिस्तान के अंदर आ जाएं तो वजीरिस्तान के अंदर इस तरह की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। नेक मोहम्मद का एक वाक़या है जहां मिसाइल हमले में मारे गए, उनकी जगह पर अब्दुल्ला महसूद आ गए। अब्दुल्ला महसूद भी गुआंटानामो बे से अमरीका है, PMLQ से। तारिक अजीम साहब खुश आमदीद कहता हूँ। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं डॉक्टर फारूक हसनाद साहब, मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं। डॉक्टर फारूक हसनाद साहब, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और मर्दान एक ऐसी इस वक्त इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। हम कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है बड़ी जिंदा कौम है, बड़ा सेक्रीफाइस करती है। मर्दान इस वक्त एक उसकी जिंदा मिसाल मौजूद है, और वो एरियाज जहां पर जो इंटरनली डिस्प्लेस लोग हैं, वो लोग जो स्वात और मालाकंड से अपने घर बार से निकलने पर मजबूर हुए, इन लोगों ने, इन मुकामी लोगों ने अपने घर बार खोलकर उनको अपने यहाँ अपना दी हुई। डॉक्टर फारूक हसनाद साहब को भी गुफ्तगू में यहाँ शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात कुछ अजीबोगरीब नौयत के रहे हैं। हम पैसे की खातिर बहुत से वक्तों में उनकी उन पॉलिसीज का साथ देते रहे हैं जो हमारे शायद अपने भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं थी। 9/11 के बाद की सूरत हाल भी शायद उससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हम ओवरनाइट बहुत से ऐसे काम करने के लिए तैयार हो गए जिसमें हमारी अपनी सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज हो रही थी। आज जो हम ये दिन देख रहे हैं, इसमें उन कोताहियों का दखल है या हमारे अपने अंदर कमजोरियां इतनी ज्यादा हैं और ये जो प्राइवेट आर्म्ड मिलिशियाज हैं इतनी पावरफुल हो गई हैं कि अब स्टेट के काबू से बाहर होती जा रही हैं? ये आपने और तारिक साहब ने बहुत अच्छा तारीखी पस मंजर बयान किया, लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर कहूंगा कि ये वजह है कि अमेरिका के कहने के ऊपर पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी और दाखिला पॉलिसी भी तश्कील दी, लेकिन एक बहुत बड़ा जब इम्तिहान आया, जब चाइना इमर्ज करके आया, तो पाकिस्तान ने बगैर अमेरिका से पूछे चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात उस्तवार किए। उस वक्त चीन और अमेरिका बहुत दुश्मन थे और बहुत नफरत करते थे एक दूसरे से। दूसरा, फलस्तीन के मसले में भी पाकिस्तान ने एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू लिया जो कि अमेरिका के पॉलिसी के बिल्कुल मुख्तलिफ था। खैर, ये तो तारीख है। अब बात यह है कि हर मुल्क अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है, कौमी इंटरेस्ट है, उसको सामने रखकर अपनी पॉलिसी बनाता है। इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है वो एक्चुअली हमें ये समझना चाहिए कि ये इंसर्जेंसी है, और ये इंसर्जेंसी बड़ी हाई इंटेंसिव इंसर्जेंसी है, और इसमें हर किस्म की बातें होंगी, इसमें हर किस्म के टैक्टिक्स आजमाए जाएंगे दोनों तरफ से, और फिर ये एक लंबी लड़ाई है। ये नहीं है कि दुश्मन आमने सामने खड़े हैं और एक फौज दूसरे को फतह कर लेगी, क्योंकि हम ही में से वो लोग हैं, वो पाकिस्तानी हैं, घुल मिल भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता, जैसे आपने कहा लॉयल्टीज भी चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए इसके सिर्फ मिलिट्री सोल्यूशन नहीं होगा, इसके अलावा इक्तसादी, नफ्सियाती और समाजी मैदानों पे भी इस पे बहुत काम करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लीडरशिप की जरूरत है। किसी को आगे बढ़ के लीडरशिप प्रोवाइड करनी है और पूरी कौम को आगे लगाना है साथ अपने, और तभी इंसर्जेंसी पे काबू पाया जाएगा। डॉक्टर साहब, एक चीज फरमाइएगा कि आपने लीडरशिप का जिक्र किया है, क्या हमारे यहाँ वो लीडर्स मौजूद हैं जो कौम को वाकई लीड कर सकें इस मुश्किल सूरत हाल में, और एक जिसे कहा जाता है ना कि डायरेक्शन दे सकें? क्योंकि हम तो डायरेक्शन ले रहे हैं, इस वक्त डायरेक्शन देने की पोजीशन में शायद है ही नहीं है। देखो, ये इंसर्जेंसी, जैसे मैंने पहले कहा, तो इंसर्जेंसी में तो बिल्कुल मुख्तलिफ टैक्टिक्स होंगे, मुख्तलिफ तरीकाकार आजमाया जाएगा, और ये पाकिस्तान के अंदर ही जंग लड़ी जाएगी। बाहर आप अगर कोशिश हम लोग करेंगे कि बाहर से कोई आके हमारी मदद करे, तो ये कभी भी नहीं होगा। आप श्रीलंका की मिसाल देख लीजिए, एक लंबी इंसर्जेंसी उन्होंने लड़ी, और अभी भी उन्होंने एक पहला स्टेज जो है वो पूरा किया है, यानी कि मिलिट्री स्टेज पूरा किया है, उनको जेर किया है LTTE को। लेकिन जहां तक LTTE या तामिल को अपने मेन स्ट्रीम में लाने का ताल्लुक है और उनको ये बताने का ताल्लुक है कि वो हिस्सा है श्रीलंकन माशरे का, तो वो एक बड़ी लंबी प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। तो वो एनोलॉजी अगर हम पाकिस्तान पे लगाएं तो हम तो अभी बिल्कुल जो मिलिट्री टैक्टिक्स हैं उसके ऊपर हैं, यानी बहुत शुरुआत में हम जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं पे हम रह जाएं, हमें आगे
की भी प्लानिंग करनी होगी और वो फौज के अलावा जो सिविलियन लीडरशिप है उसको आगे बढ़कर ये तासुर देना होगा कि उनका जो मसला है और वहां पे जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर इनकी हसास हैं, ये बहुत सेंसिटिविटी इनकी बहुत ज्यादा है, तो उस लीडरशिप का फुकदान है बहुत यहाँ पे। डॉक्टर फारूक असरार साहब, ये जो वजीरिस्तान वाली सिचुएशन है थोड़ी सी काफी पेचीदा है। हमारे फाटा एरियाज में इस वक्त दुनिया के ढेर सारे जो वांटेड लोग हैं, वो ताहिर युल्दोफ साहब हों, उज़्बेक इस्लामिक मूवमेंट वाले या इस तुर्किस्तान वाले हों, सब यही पाए जाते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। साल हर साल से ये एरियाज लॉन्चिंग पैड बने हुए थे इस इलाके में मुख्तलिफ टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए। इस वक्त बैतुल्लाह महसूद को जो सपोर्ट मिल रही है, पैसा, असला, बंदूक कहीं से तो आ रही है। वजीरिस्तान के वो इलाके जो सरा रोगा और मकीन है, ना तो वहां कोई हवाई अड्डा है, ना वहां कोई पोर्ट लगती है। तो या तो हमारी ISI वहां पे टोटली इनइफेक्टिव है, या दूसरी साइड वाले जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है। कौन सी बात दुरुस्त है? इसमें बात यह है जी कि जिस तरह इंसर्जेंसी के कुछ रूल्स होते हैं कि ये हैं इनविजिबल एनिमीज और ये शेडोज हैं, यानी कि बहुत आसान नहीं है कि इनको आइडेंटिफाई किया जाए और फिर इनको टारगेट किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के लोगों में से ही हैं, इनके लिंक्स हैं पाकिस्तान के दूसरे जो ग्रोह हैं उनके साथ भी, और उनकी मोबिलिटी भी इसी तरह होती है कि आसानी से वो पहचाने नहीं जाते। और चूंकि इनको बिल्ड किया गया जबकि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान आया था उस जमाने से, और इनको पैम्पर किया गया और इनकरेज किया गया, तो इसलिए इनको बहुत से पाकिस्तानी फौज के साथ लड़ने के तरीके भी आते हैं, और वैसे भी तरीके ना भी आए तो ये कुदरती तौर पर लड़ाका कबाइल हैं जो शुरू से लड़ते चले आए हैं अंग्रेजों के जमाने से लेके और उसके बाद तक, और उनकी टेरिटरी है, वो उनका इलाका है पहाड़ों में छुपना और फिर हमला करना। अगर तो ये सामने आमने सामने की जंग हो, दो फौजें सामने हो, फिर सूरत हाल और है, लेकिन शेडोज के साथ लड़ना हमेशा मुश्किल होता है और इंसर्जेंसी में यही होता है। और जो क्लासिकल थेरीज हैं इंसर्जेंसी की, उसमें यही होगा कि शुरू के जो अरसा है उसमें इंसर्जेंट्स हावी हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हुकूमत अपने पूरे जराए इस्तेमाल करती है और अवाम उनके साथ मिलें तो फिर इंसर्जेंट्स जो हैं वो विड्रॉ करना शुरू करते हैं, उन पे काबू पाया जाता है। डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहूंगा, इस इंसर्जेंसी को फंड कौन कर रहा है? क्योंकि वहां 4x4 व्हीकल्स की एक बड़ी तादाद, अगर कारी जैनुद्दीन का केस ले लें तो अभी मैंने जो रिपोर्ट्स देखी थी कि कारी जैनुद्दीन को हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट दी, किसी हद तक गाड़ियां असला वसला भी दिया, तो बैतुल्लाह महसूद को भी तो कोई सपोर्ट कर रहा होगा, उसके बगैर तो वो न गन्स, एमुनिशन और गाड़ियां तो नहीं आती। मतलब है जी कि ये तो अभी जंग बहुत देर नहीं हुई शुरू हुए, तो उससे पहले तो वो सही था सारा मामला, तो वो बड़े आजादी के साथ घूम फिर रहे थे, उनके लोगों के साथ ताल्लुकात भी थे, गाड़ियां भी उनको मिली होंगी। ये तो आगे चलेंगे हम और आगे 6 महीने 8 महीने तो फिर पता चलेगा कि असल सोर्स उनका कहां से आ रहा है या कहां से नहीं आ रहा है, जब वो एग्जॉस्ट कर लेंगे जो पिछला उनका सोर्स है। मैं यहां पे एक बात जल्दी से कहना चाहूंगा कि देखिए इंसर्जेंसी जो पूरी दुनिया में है या उसकी जो थेरीज हैं और प्रैक्टिकल भी वो ये होता यह है कि एक एथनिक ग्रुप अपने हकूक के लिए लड़ाई करता है और वो ये चाहता है कि जो मेन स्ट्रीम के ग्रुप्स हैं या हुकूमत है उनसे अपनी बात मनवाई जाए। लेकिन यहां पे तो बिल्कुल अजीब सूरत हाल है, एक एथनिक ग्रुप उठकर अपने हकूक के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि वो चाहता है कि जो आइडियोलॉजी है उसको पूरे मुल्क के ऊपर एनफोर्स किया जाए। तो इसलिए ये एक मुख्तलिफ जरा सी जो इंसर्जेंसीज होती हैं उससे ये चीज बन गई है। दूसरे अगर आप इनके टैक्टिक्स देखिए, कभी भी इंसर्जेंट सामने आके फौजों से नहीं लड़ते, वो एक गुरिल्ला वॉर करते हैं, टेररिज्म करते हैं, वो तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पे उन्होंने एक फौज की तरह सामने आके भी लड़ाई की, जो कि फिर भी मैं कहूंगा जो इंसर्जेंसी के रूल्स हैं उसके ये खिलाफ वर्जी है। सो ये एक ऐसी जंग है, ऐसी इंसर्जेंसी है जिसको बहुत गौर से हमें देखना होगा और उसके टैक्टिक्स समझने होंगे, और सबसे बढ़ के जिम्मेवारी हमारी लीडरशिप की ये होगी कि कहीं इसको ये एथनिक वॉर ना बना दें, जो कुछ है वहीं तक रखें। ये कराची में जो कुछ हुआ था तो उससे तो यही खौफ पैदा हुआ था कि कहीं एथनिक जो इसका रंग है वो ना शुरू हो जाए। खान